आज की 10 बड़ी खबरें। फिलीपींस सरकार ने 4 महीने के प्रतिबंध के बाद 1 जनवरी से चावल का आयात दोबारा शुरू कर दिया है। यह प्रतिबंध सितंबर में लगाया था। फिलहाल आयात पर 15% टैरिफ लागू रहेगा जब तक कि अधिक दर को मंजूरी नहीं मिलती। सरकार ने 17 नामित बंदरगाहों के माध्यम से अधिकतम 5 लाख मीट्रिक टन चावल आयात की अनुमति दी है। सभी खेपों का फरवरी के अंत तक पहुंचना अनिवार्य होगा। इसका उद्देश्य घरेलू आपूर्ति को संतुलित रखना और स्थानीय किसानों के दामों की रक्षा करना है। सेंटर फॉर पॉलिसी डायलॉग की एक स्टडी के अनुसार वैश्विक बाजार में चावल की कीमतों में करीब 40% गिरावट के बावजूद बांग्लादेश में घरेलू कीमतें ऊंची बनी हुई हैं। इसकी वजह उत्पादन, फाइनेंसिंग और लॉजिस्टिक्स लागत का अधिक होना है। इसका असर यह हुआ कि उपभोक्ताओं को अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में गिरावट का लाभ नहीं मिलता। 2025 के मध्य में खाद्य महंगाई कुछ समय के लिए घटी, लेकिन अक्टूबर के बाद फिर बढ़ने लगी, जिसमें चावल की कीमतें मानसून से हुए नुकसान और आपूर्ति श्रृंखला की संरचनात्मक कमजोरियां प्रमुख कारण रहीं। अंतर्राष्ट्रीय धान अनुसंधान संस्थान यानी IRRI के थाईलैंड कार्यालय ने वियतनाम के कैन थो शहर में 2 दिवसीय अध्ययन दौरा और नीति संवाद आयोजित किया। इसमें थाई और वियतनामी विशेषज्ञों ने हिस्सा लिया। बैठक का फोकस राइस स्ट्रॉ यानी धान के पराली से जुड़े वैल्यू चेन और सर्कुलर इकोनॉमी मॉडल पर रहा। इसका उद्देश्य खुले में पराली जलाने और PM 2.5 प्रदूषण को कम करना है। पराली से खाद, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, मशरूम, पैकेजिंग और अन्य बायो आधारित उत्पाद बनाने पर जोर दिया गया, जिससे किसानों की आय बढ़े और टिकाऊ धान उत्पादन को बढ़ावा मिले। इंडोनेशिया सरकार ने 2029 तक 4 मिलियन टन चावल का भंडार बनाए रखने का लक्ष्य रखा है। सरकार को उम्मीद है कि 2026 की फसल जल्द शुरू होगी और पैदावार भी बेहतर रहेगी, जिसकी कटाई फरवरी से शुरू हो सकती है। संभावित सरप्लस को संभालने के लिए ब्लॉक की भंडारण क्षमता बढ़ाई जाएगी और करीब 100 नए गोदाम बनाए जाएंगे। कंबोडिया ने इस साल चावल निर्यात के 1 मिलियन मीट्रिक टन का आंकड़ा पार करने का भरोसा जताया है। पिछले साल देश ने करीब 9.4 लाख टन चावल का निर्यात किया था। इसमें प्रमुख रूप से सुगंधित जैस्मिन चावल शामिल है, जो यूरोपीय यूनियन और चीन को भेजा गया। भारत से रिकॉर्ड निर्यात के कारण वैश्विक बाजार में ओवर सप्लाई और कमजोर कीमतों के बावजूद कंबोडिया को भरोसा है कि प्रमुख बाजारों से स्थिर मांग बनी रहेगी, भले ही इंडोनेशिया और फिलीपींस जैसे बड़े आयातक अपनी खरीद घटा रहे हों। नवंबर 2025 में यूरोप भारत का सबसे बड़ा निर्यात बाजार बनकर उभरा। इस दौरान यूरोप को निर्यात सालाना आधार पर 14.3% बढ़कर 7.9 अरब डॉलर से अधिक हो गया। अक्टूबर में आई गिरावट के बाद यह मजबूत रिकवरी मानी जा रही है। अमेरिकी टैरिफ बढ़ने के असर को संतुलित करने के लिए भारतीय निर्यातकों ने यूरोप की ओर रुख किया। साथ ही यूरोपीय संघ और यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ के साथ भारत के मुक्त व्यापार समझौतों में प्रगति से भी निर्यात को बल मिला। गोवा में आयोजित एक अहम बैठक में मछली निर्यातकों, सरकारी विभागों और नियामकों ने मिलकर समुद्री उत्पादों के निर्यात को बढ़ाने के लिए कार्य योजना तैयार की। इसमें मदर चाइल्ड वेसल मॉडल के जरिए डीप सी फिशिंग का विस्तार, 1 लाख टन से अधिक अप्रयुक्त क्षमता का उपयोग, बेहतर निगरानी और नियमन, केज कल्चर और वैल्यू एडिशन को बढ़ावा देने जैसे प्रस्ताव शामिल हैं। यह रोडमैप जल्द ही केंद्रीय वाणिज्य मंत्री को सौंपा जाएगा। सरकार ने सीड्स बिल 2026 को अंतिम रूप दे दिया है और इसे आगामी बजट सत्र में लोकसभा में पेश करने की तैयारी है। बजट सत्र 28 जनवरी से शुरू होकर 2 अप्रैल तक चलेगा, जिसमें 25 दिन का अवकाश शामिल होगा। सूत्रों के मुताबिक नवंबर 2025 में सार्वजनिक सुझावों के जरिए जारी ड्राफ्ट में कोई बड़ा बदलाव नहीं किया जाएगा। मौजूदा सीड्स एक्ट 1966 लागू होने के बाद से इसमें बहुत कम संशोधन हुए हैं, जबकि नए कानून को लेकर पहले किसान संगठनों और राजनीतिक दलों के विरोध के चलते सहमति नहीं बन पाई थी। कृषि समाधान क्षेत्र की प्रमुख कंपनी कोरामंडल इंटरनेशनल ने IIT मद्रास के साथ एक MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके तहत IIT मद्रास रिसर्च पार्क में एक कॉरपोरेट रिसर्च सेंटर स्थापित किया जाएगा। यह केंद्र संयुक्त अनुसंधान कार्यक्रमों, टेक्नोलॉजी इंक्यूबेशन, टैलेंट डेवलपमेंट और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का हब बनेगा। इससे कोरामंडल को भारत और विदेशों में IIT मद्रास के इनोवेशन इकोसिस्टम का लाभ मिलेगा।
केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत में सोलर पावर का सस्ता होना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दीर्घकालिक सोच का परिणाम है। गुजरात के राजकोट में आयोजित वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बताया कि प्रतिस्पर्धा और तकनीकी विस्तार से सोलर एनर्जी की लागत में भारी गिरावट आई है। उन्होंने याद दिलाया कि जब मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब सोलर बिजली की लागत 16 रुपये प्रति यूनिट थी और इसकी आलोचना होती थी, लेकिन सरकार की दूरदृष्टि के चलते आज सोलर पावर किफायती और व्यवहारिक ऊर्जा स्रोत बन चुकी है।